नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोरोना महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिशों में बड़ी कामयाबी। लंदन की अदालत ने खारिज की नीरव के प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका। कहा, पीएनबी घोटाले का गुनहगार साबित करने के लिए भारत के पास है पर्याप्त सबूत। सरकार ने डिजिटल मीडिया के लिए जारी किए दिशा निर्देश। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान के लिए बनानी होगी सुनवाई व्यवस्था। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनेगी सेल्फ रेगुलेशन बॉडी। भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी सहित सभी सीमाई क्षेत्रों में संघर्ष विराम लागू। दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता में बनी सहमति। अप्रत्याशित स्थिति के समाधान के लिए हॉटलाइन संपर्क और सीमा बैठकों की मौजूदा प्रक्रिया का किया जाएगा उपयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और पुदुचेरी में अनेक विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। जनसभा के दौरान कहा, पुदुचेरी की जनता को कांग्रेस की सरकार ने हर मोर्चे पर किया निराश। डीएमके पर भी लगाया भ्रष्टाचार में शामिल होकर लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने शुरू किया लोखो सोनार बांग्ला अभियान। जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त और विकास से युक्त बनाना पार्टी का संकल्प। असम में अमित शाह बोले, पूर्वोत्तर राज्यों को बनाएंगे जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्य। पीएनबी घोटाला मामले में आरोपी और भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का जो रास्ता है वो बहुत हद तक साफ हो गया है। लंदन की वेस्टमिंस्टर जज ने सुनवाई के बाद कहा कि सबूतों के आधार पर नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है और भारतीय कोर्ट को उससे जवाब तलब करने का अधिकार है। नीरव मोदी पर सबूत नष्ट करने और गवाहों को डराने का भी आरोप है। जज का ये फैसला अब ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास भेजा जाएगा, जो 2 महीने के अंदर प्रत्यर्पण पर फैसला लेंगी। गृह सचिव द्वारा प्रत्यर्पण पर फैसला लिए जाने के 14 दिनों के भीतर नीरव मोदी के पास ब्रिटेन के हाई कोर्ट में भी जाने का विकल्प मौजूद है। The Westminster Magistrates Court in London has pronounced that Nirav Modi be extradited to stand trial in India. They have dismissed his mental health concerns, and the judge has observed that Nirav Modi conspired to destroy evidence and intimidate witnesses. Now, since the Magistrate Court has recommended Nirav Modi's extradition to the UK Home Secretary, the Government of India would liaise with the UK authorities for his early extradition to India. नीरव मोदी को ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने 19 मार्च 2019 को लंदन से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो साउथ वेस्ट लंदन की वेड्सवर्थ जेल में कैद है। पिछले महीने सुनवाई के दौरान भारतीय जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाला क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी कि सीपीएस ने ब्रिटेन की कोर्ट को यह बताया कि नीरव मोदी एक पोंजी स्कीम जैसी योजना में शामिल था और वो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार है। नीरव मोदी की वजह से पंजाब नेशनल बैंक के साथ भारी धोखाधड़ी हुई। सीपीएस ने कोर्ट को यह भी बताया कि नीरव मोदी ने बैंक अधिकारियों के साथ साजिश कर अपनी 3 फर्मों डायमंड्स RUS, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स का इस्तेमाल कर बैंक को धोखा दिया।
अरबपति डायमंड कारोबारी नीरव मोदी और उनके साथियों ने साल 2011 में बिना तराशे हुए हीरे आयात करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच से संपर्क साधा था। आमतौर पर बैंक विदेश से आयात को लेकर होने वाले भुगतान के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करता है। इसका ये मतलब है कि बैंक नीरव मोदी के विदेश में मौजूद सप्लायर को 90 दिन के लिए भुगतान करने को राजी हुआ था। बाद में ये पैसा नीरव मोदी को चुकाना था, जब पीएनबी के कुछ कर्मचारियों ने कथित तौर पर नीरव मोदी की कंपनियों को फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि LOU जारी किया था। और ऐसा करते वक्त पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने बैंक मैनेजमेंट को अंधेरे में रखा था। नीरव मोदी ने इसका नाजायज फायदा उठाया। इन्हीं फर्जी LOU के आधार पर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं ने पंजाब नेशनल बैंक को लोन देने का फैसला किया। इसके लिए बैंक कर्मचारियों ने बैंक के स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने सिस्टम के पासवर्ड का दुरुपयोग करते हुए विदेशी बैंकों को रकम जारी करने के आदेश जारी कर दिए, जबकि पीएनबी की घरेलू शाखा में इस रकम का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। इस सारी धोखाधड़ी से तब पर्दा हटा जब पंजाब नेशनल बैंक के भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी रिटायर हो गए और नीरव मोदी की कंपनी के अफसरों ने जनवरी 2012 में दोबारा इसी तरह की सुविधा शुरू करने की गुजारिश की। और इस मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए अजय ब्राह्मणे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। और जिस तरीके से लंदन की इस कोर्ट के बाद जो भारत लाने की लगातार कोशिश थी नीरव मोदी को, उसमें एक बड़ी सफलता मिली है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आगे का रास्ता क्या बनेगा। हालांकि अभी जो गृह सचिव हैं उनके पास ही अभी ये फैसला लेना है कि वो प्रत्यर्पण के लिए आखिरी फैसला क्या लेती हैं। जी, अभी सबसे पहले जो ऑप्शंस नीरव मोदी के पास अवेलेबल है जी, वो ये है कि सबसे पहले एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर जब पास होता है कभी भी किसी कोर्ट से, तो वो होम सेक्रेटरी जो यूके का है उसके पास में जाएगा जी, उसके बाद में डिफेंस जो है सामने ये प्लीड करेगा कि मुझे एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए। जनरली जो ग्राउंड्स यहाँ पे लिए जाते हैं 4-5 ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि प्राइमा फेसी एविडेंस बनता है कि नहीं, या ये एक्स्ट्राडिशन ऑफेंस है कि नहीं, क्योंकि एक ट्रीटी के अंदर कुछ कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो कि लिस्ट आउट होते हैं एक्स्ट्राडिशन एज एक्स्ट्राडिशन ऑफेंसेस। जी, तो वो ये प्लीड कर सकता है कि साहब ये तो एक्स्ट्राडिशन ऑफेंस ही नहीं है जिसके लिए मुझे एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश की जा रही है। या वो बोल सकता है कि ये कन्वेंशन राइट नहीं है इस मुल्क का, इंडिया का, या ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंटल हेल्थ वो एक बार फिर से बोल सकता है कि नहीं देखो मैं तो मेंटल हेल्थ मेरी प्रॉब्लम है। दूसरा, अभी जो इस दौरान जो चल रहा है वो कोविड का भी एक ग्राउंड बहुत ज्यादा लिया जा रहा है दूसरे मामले में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वाले ने लिया था जब यूके से उसको एक्स्ट्राडाइट करने का ऑर्डर था। तो ये सारे ग्राउंड्स होते हैं जो कि वो कोर्ट ऑफ अपील में भी दोबारा से बताएगा, प्राइस कराएगा कि देखो मैंने ये सारे एविडेंस तो दिए थे नीचे में, लेकिन उसको सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो अभी वो कोविड की भी स्थिति दे सकता है। बाकी की स्थितियां जैसे कि उसने ह्यूमन राइट्स का बताया, या दूसरी स्थिति जो बताया कि यहाँ पे कोर्ट की जो कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है जी, तो इसके बेसिस पे, लेकिन कोर्ट की कंडीशन अच्छी नहीं है इसके बेसिस के देखो, अगर कोई भी आदमी कोई भी चीज अलेज करता है किसी भी कोर्ट के सामने, डोमेस्टिक लॉ भी यही है हमारे इंडिया का, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है जी। तो उसने जब बोला कि कोर्ट की यहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसको ये प्रूव करना था कि कैसे अच्छी नहीं है, तो उसने वो प्रूव नहीं कर पाया। इसी तरह से अगर वो ये बोलता है कि मेरा ह्यूमन राइट्स वायलेट होने के चांसेस हैं, या बोल सकता है कि पॉलिटिकल विच हंट हो सकता है मेरे अगेंस्ट में, तो उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि देखो मेरा पहले पॉलिटिकल एफिलिएशन शायद दूसरी पार्टी से था, अभी दूसरी पार्टी से था, मतलब इस तरह की चीजों को उसको स्टैब्लिश करना होता है। तो वो नीचे में वो स्टैब्लिश नहीं कर पाया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तो जब हमें इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और दूसरे सीमा क्षेत्रों में संघर्ष विराम पर सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर सहमति जताई है। भारत और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान में ये जानकारी दी है। भारत और पाकिस्तान के DTMO के बीच बैठक में संघर्ष विराम को लेकर फैसला किया गया, जो बुधवार से लागू हो गया। दोनों देशों के DTMO ने हॉटलाइन संपर्क तंत्र को लेकर चर्चा की और नियंत्रण रेखा एवं सभी अन्य क्षेत्रों में हालात की सौहार्दपूर्ण एवं खुले माहौल में समीक्षा की।
बयान में ये कहा गया कि दोनों पक्षों ने 24-25 फरवरी को मध्यरात्रि से सीमा पर संघर्ष विराम समझौतों और आपसी सहमतियों का सख्ती से पालन करने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने कहा कि मौजूदा हॉटलाइन संपर्क और सीमा पर फ्लैग मीटिंग का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी को दूर करने के लिए किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने ये साफ किया कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद समेत दूसरे द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। On relations with Pakistan, as we've said earlier, India desires normal neighborly relations with Pakistan. We have always maintained that we are committed to addressing issues, if any, in a peaceful and bilateral manner. On key issues, our position remains unchanged. भारत सरकार ने इंटरनेट मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए आज गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजन समेत सभी OTT प्लेटफॉर्म और फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सभी के लिए नियम बनाए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार शिकायत के 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। इसके अलावा कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले अधिकारी को भी रखना होगा। लंबे समय से इंटरनेट मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए सेंसरशिप और सेल्फ रेगुलेशन की मांग की जा रही थी। इसको देखते हुए सरकार ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 की घोषणा कर दी है। इसका मकसद डिजिटल मीडिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ताओं के अधिकार को सुनिश्चित करना है। नियमों के मुताबिक 2 कैटेगरी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा। इसमें 24 घंटे में शिकायत दर्ज होगी और 15 दिन में निपटान होगा। खासकर महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ की शिकायत हुई तो 24 घंटे के अंदर कंटेंट हटाना होगा। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा। इसके साथ ही एक नोडल कॉन्ट्रैक्ट पर्सन रखना होगा जो कानूनी एजेंसियों के साथ 24 घंटे संपर्क में रहेगा। सोशल मीडिया पर कोई खुराफात सबसे पहले किसने की, इसके बारे में सोशल मीडिया कंपनी को बताना पड़ेगा। हर सोशल मीडिया कंपनी का भारत में एक पता होना चाहिए। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास यूजर्स वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा और इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा। Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. सरकार ने ओवर द टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी की है। विस्तार से जानकारी देनी होगी। शिकायतों के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम लागू करना होगा। गलती पाई गई तो खुद से रेगुलेट करना होगा। OTT प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी। सेंसर बोर्ड की तरह OTT पर भी उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होगी। For OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is this spread, anything. So that disclosure will come. That is first. Information. We are not mandating a registration. We are seeking information. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge or otherwise very eminent person in this category. डिजिटल मीडिया पोर्टल्स को अफवाह और झूठ फैलाने का अधिकार नहीं होगा। सरकार आलोचना और असहमति के अधिकार का स्वागत करती है, लेकिन सोशल मीडिया के उपभोक्ताओं के लिए दुरुपयोग के खिलाफ शिकायत के लिए एक मंच होना बेहद जरूरी है। कोर्ट के आदेश और सरकार की ओर से पूछे जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेंट फैलाने वाले पहले शख्स की भी जानकारी देनी होगी। इसमें भारत की संप्रभुता, सुरक्षा,
विदेशों से संबंध, दुष्कर्म जैसे अहम मामलों को शामिल किया जाएगा। The social media platforms, upon being asked either by a court order or by the government authority, will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कई सालों से इंटरनेट मीडिया पर दुर्व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। देखिए, जैसा मैंने आरंभ में बताया था, इस नए गाइडलाइन का पर्पस क्या है? सोशल मीडिया खुद ये काम करें और उनके यूजर से करवाएं। हम सरकार का हस्तक्षेप कम से कम चाहते हैं, इसीलिए एक वॉलंटरी मैकेनिज्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और उनके रजिस्ट्रेशन कराएं। उनका मोबाइल तो उनके पास ही है, सिम कार्ड है, आधार कार्ड है, क्या करना है उनको तय करना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि डिजिटल मीडिया के लिए प्रस्तावित ढांचा प्रगतिशील, उदार और समय की मांग के मुताबिक है। डिजिटल मीडिया और OTT के बारे में नियम स्वनियमन तंत्र पर जोर देता है, जिससे पत्रकारिता और रचनात्मक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुदुचेरी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुदुचेरी में उद्योग और पर्यटन के विकास की भरपूर संभावना है। उन्होंने पुदुचेरी के विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। Puducherry has got rich human resources because of various educational institutions present both in government and private sector. It has potential for a lot of industrial and tourism development that will provide a lot of employment of opportunities. The people of Puducherry are talented. This land is beautiful. I am here to personally assure all possible support from my government for the development of Puducherry. प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और सरकार इस दिशा में मजबूती से काम कर रही है। सरकार ने ग्रामीण और तटीय इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुदुचेरी में जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार यहां की जनता को हर मोर्चे पर निराश उसने किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2016 में पुदुचेरी को एक ऐसी सरकार मिली जो दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की सेवा में व्यस्त थी। पूरे भारत में लोग कांग्रेस को खारिज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुदुचेरी को एक ऐसी सरकार चाहिए जिसमें हाईकमान दिल्ली में बैठे कुछ कांग्रेस के नेता नहीं हों, बल्कि यहाँ की जनता से संचालित सरकार हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बांटने, झूठ बोलने की राजनीति करती है, जिसे भारत की जनता ने खारिज कर दिया है। Puducherry deserve a government whose high command is the people of Puducherry, not a small group of Congress leaders sitting in Delhi. NDA assures Puducherry, the people of Puducherry, the next government will be a people-powered government. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के दौरे पर कोयम्बटूर में 12,400 करोड़ रुपए की लागत वाली आधारभूत संरचना से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी न्यूवेली नई ताप बिजली परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने 3,000 करोड़ की लागत से बनी NLCIL की 709 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने VO चिदम्बरनार बंदरगाह पर 8 लेन के कोरमपल्लम पुल और रेल ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने जीवन यापन में सुगमता बढ़ाने के मकसद से
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के तहत बने 4100 से ज्यादा घरों का उद्घाटन किया। Tamil Nadu is a heavily urbanized state. The government of India and government of Tamil Nadu are committed to all-round growth of the cities. I am happy to lay foundation stone for integrated command and control centers in smart cities across Tamil Nadu. This will provide an intelligent and integrated IT solution to manage various services across these cities. Friends, I'm sure that the project launched today will give a big boost to the lives and livelihood of the people of Tamil Nadu. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोयंबटूर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश दो अलग अलग तरह की राजनीति देख रहा है। एक विपक्ष की राजनीति जो कुशासन और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, जबकि एनडीए सरकार हर नागरिक को एक साथ लेकर चल रही है। विपक्ष के लिए व्यक्तिगत लाभ ही सब कुछ है। डीएमके और कांग्रेस की बैठकें भ्रष्टाचार के हैकाथॉन की तरह हैं। उनके नेता बैठते हैं और मंथन करते हैं कि कैसे लूट की जाए। इनके नेताओं में जो सबसे नए तरीके सुझाते हैं उन्हें पद और मंत्रालय दिए जाते हैं। विपक्ष की राजनीति उत्पीड़न पर आधारित है। They want to capture power to fill their pockets. DMK and Congress meetings are like corruption hackathons. Their leaders sit and brainstorm how to loot. Those who give most innovative ways are given posts and ministries. The opposition style of politics is based on bullying and harassing. Whenever DMK comes to power, they promote a strongman culture. असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह गुवाहाटी पहुंचे। उन्होंने नगांव में स्थित महामृत्युंजय मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर का सर्वत्र विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असम को बाढ़, हिंसा और घुसपैठ से मुक्त होना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि असम में 5 साल पहले शुरू हुई बीजेपी की यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक असम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सभी राज्य देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य नहीं बन जाते हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आसाम के अंदर शांति से ही विकास आ सकता है और आसाम का विकास तभी माना जाएगा जब आपका विकास होगा। आप विकास के अंदर हिस्सेदार होंगे। मित्रों, ये हमारा आसाम हथियार और शांति के लिए जाना जाता था। मोदी जी के नेतृत्व में, सर्बानंद और हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में ये विकास के रास्ते पर चल पड़ा। अमित शाह ने कहा कि असम के समुचित विकास के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की पद्धति है जब चुनाव आता है तभी वो दिखाई पड़ते हैं। चुनाव जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल के साथ जाओगे और आसाम की सुरक्षा की बात करोगे। आसाम की जनता आपको जानती नहीं है। आप क्या बदरुद्दीन अजमल की भाषा नहीं सुनते हो? इस प्रकार की घोर कौमवादी बात करने वाले के साथ कुर्सी के मोह में आप मिलते हो। आसाम की जनता पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी घोषणा पत्र तैयार करने से पहले पूरे प्रदेश से सुझाव लेगी और इसके लिए पार्टी ने मैनिफेस्टो क्राउड सोर्सिंग अभियान शुरू किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज इस अभियान की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का लोखो सोनार बांग्ला अभियान शुरू हो गया है। 3 मार्च से 20 मार्च तक चलाए जा रहे इस अभियान में बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ सीधे जुड़ेगी और अगले 5 वर्ष के लिए सुझाव मांगेगी।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान से जुड़ी 294 एलईडी वैन्स को रवाना किया। সোনার বাংলা গড়তে চাও, বিজেপি তোমাদের সাথে সদা আছে। ये गाड़ियां प्रदेश के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के सुझाव एकत्रित करेंगी। पूरे राज्य में 30,000 सुझाव पेटियां रखी जाएंगी। इसके अलावा मिस्ड कॉल, व्हाट्सएप या वेबसाइट के जरिए भी लोगों से सुझाव मांगे जा सकेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के लिए पश्चिम बंगाल के 2 करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। बंगाल की जनता ये सोनार बांग्ला बनाने में किस तरीके से योगदान कर सकती है, क्या उसकी आशाएं हैं, क्या उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको हम समावेश करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना और पीएम किसान सम्मान निधि को लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। 73 लाख के आसपास किसान बंगाल में है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6 किस्तें 7 किस्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन बंगाल का किसान इससे वंचित रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम पिछली किस्त भी देंगे और साथ ही साथ जब सरकार हमारी आएगी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बंगाल की धरती पर लागू होगा और 73 लाख किसानों को उसका लाभ मिलने वाला है। जेपी नड्डा उत्तरी 24 परगना के नई हट्टी में ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के निवास और संग्रहालय भी गए। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष गौरीपुर में जूट कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों से मिले, कारीगरों के साथ भोजन भी किया। उन्होंने आनंदपुरी खिलार मंदिर में पूजा पाठ किया। इसके अलावा जेपी नड्डा कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। वहीं बंगाली जगत की मशहूर अभिनेत्री पायल सरकार ने भी आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। पायल सरकार ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज तिरुवनंतपुरम में पी परमेश्वरन स्मृति व्याख्यान में शामिल हुए। ये मेमोरियल लेक्चर भारतीय विचार केंद्र ने आरएसएस के वरिष्ठतम प्रचारकों में से एक और भारतीय जनसंघ के नेता रहे पी परमेश्वरन की पहली पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित किया था। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने पी परमेश्वरन रोल मॉडल बताते हुए कहा कि वे एक महान लेखक, कवि और सामाजिक दार्शनिक थे जिन्होंने अपने राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर एक मजबूत, खुशहाल और समृद्ध भारत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को देश की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पर गर्व करना चाहिए। भारत की 5 सहस्त्राब्दी पुरानी बौद्धिक परंपरा अपनी विविधताओं के बावजूद भारत की मौलिक एकता को बनाए रखती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और एशिया के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन संस्कृत महाकाव्यों, रामायण और महाभारत से गहरे तौर से प्रभावित हैं। The spiritual, the philosophical, the cultural values, they had to be imbibed by everyone so that they can live in happiness. In the modern day, we are facing unnecessary tensions. If there is a tension, you cannot pay attention. So one has to get rid of these tensions, spiritual thinking, following the path shown by our rishis, and also great saintly persons like Parameswaranji. That is the need of the hour. The India must take pride in its rich cultural and spiritual heritage and see to it that it is taken in its true spirit and implemented by one and all. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज शिलांग में मेघालय विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र एक समृद्ध विरासत है। आज जहां भी लोकतांत्रिक मानदंड मजबूत हो रहे हैं, वहां भारत को एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद से लेकर राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों तक लोकतांत्रिक संस्थाओं को तालमेल के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब वो अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को फायदा पहुंचाए। उन्होंने कहा कि संवाद, बहस और विचार विमर्श से ही लोकतंत्र को सार्थक बनाया जा सकता है।
लोकतंत्र तभी सक्षम हो सकता है जब हम सभी संवैधानिक संस्थाएं अपनी संवैधानिक सदस्य शक्तियों का उपयोग करें, अपने अपने क्षेत्राधिकारों के अंदर करें और आपस में सहयोग और सामूहिकता के साथ काम करें। तो निश्चित रूप से हम सभी संस्थाओं के अंदर परिणाम ला सकते हैं। हमें अपने सामूहिक प्रयासों को और सशक्त करना चाहिए, उन्हें प्रभावी बनाने के प्रयास भी करना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ आज बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच मॉस्को समझौता लागू करने पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।